रचित जब तक रूम में आता है, डिम्पी गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही होती है। रचित दबे पांव रूम में आकर अपनी साइड पर लेट जाता। डिम्पी तिरछी आंखों से रचित को देखती हुई मन ही मन कहती है, चैन की नींद सो लो डियर हस्बैंड, कल का दिन तुम्हें अपनी पत्नी के फेस टू फेस होना होगा। कहती हुई डिम्पी भी सो पड़ी। सुबह होते ही डिम्पी जल्दी से रेडी होकर सरला जी के साथ नाश्ते की टेबल पर चली आती हैं। आज उसने नाश्ते में सरला जी के कहने पर पूरी सब्जी बनाया था। तब से रचित भी रेडी होकर वहां आ जाता। रचित टेबल पर तले हुए पूरी देखकर सोफिया को बुलाता है। सोफिया, मैंने मना किया था ना माँ को ऑयली फूड देने से। डॉक्टर ने उन्हें हेल्थी ब्रेकफास्ट खाने को कहा है, न कि तले हुए पूरी। उसे क्यों डांट रहा है? मैंने ही कहा था बहू को आज पूरी सब्जी बनाने को। मेरा बहुत मन हो रहा था खाने को, इसलिए। सरला जी ने रचित को कहा, माँ आप ये सब बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। मैं ही आपके लिए कुछ बना देता हूँ, तब तक के लिए आप इन ऑयली फूड को हाथ तक नहीं लगाओगी। कहता हुआ रचित अपने शर्ट की हैंड में दौड़ते हुए किचन में जाता है। यहाँ बाहर डिम्पी और सरला जी एक दूसरे को देखकर अपनी हंसी छुपाने लगती। सरला जी डिम्पी को धीमे स्वर में कहती, बहू अब तुम मेरा काम तो हो गया। डिम्पी किचन में जाती जहां रचित सूखी मकई के दाने उबाल रहा होता है। डिम्पी उसे काम करते हुए हल्की हल्की मुस्कान के देने लगती। ऐसी क्या देख रही हो? रचित ने कहा, अपने डियर हस्बैंड को देख भी नहीं सकती क्या? डिम्पी ने आंखें मटकाते हुए कहा, तुम अपना नाटक बंद नहीं करने वाली ना? रचित ने घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें रियल वाली डिम्पी कपूर चाहिए, ऐसे कहो ना। ओके फाइन। सो मिस्टर रचित मल्होत्रा, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, मेरा और आंटी जी का ब्रेकफास्ट जल्दी बना कर लाओ फास्ट। डिम्पी अपने पुराने वाले अंदाज में आकर कहकर चल दी। ये क्या था? मुझे बोल कर गई या ऑर्डर देकर? मैं सैफ लगता हूँ इसका। बस अब यही बनना बाकी रह गया था मेर। रचित खुद में बड़बड़ाता हुआ ब्रेकफास्ट रेडी करके बाहर चला आया। उसने सरला जी को पहले सर्व किया। तब तक डिम्पी ने भी अपनी प्लेट आगे बढ़ा दी। रचित घुरते हुए उसे भी बॉइल्ड कॉर्न प्लेट पर दे दी। तभी रिका भी रेडी होकर डाइनिंग पर आ गई। वाओ, पूरी सब्जी, पर मैं नहीं खा पाऊंगी ऑयली फूड, रिका ने मुंह बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं रिका, तुम बॉइल्ड कॉर्न ले लो, रचित ने कहा। हाँ ये हेल्थी है, इसे खा सकती हूँ, रिका ने कहते हुए रचित से बॉइल्ड कॉर्न लेकर खाने लगी। रचित के बनाए हुए बॉयल कॉर्न सब खत्म हो गए। अब उसके पास पूरी सब्जी के खाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी प्लेट में पूरी सब्जी ली और उसे खाने लगा। उसे यूं खाते हुए देख डिम्पी और सरला जी एक दूसरे को देखे मुस्कुराने लगी। वो लोग सभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे होते हैं कि तभी रचित को किसी का कॉल आता है। वो कॉल पर बात करने के लिए साइट पर चला जाता है। थोड़ी देर कॉल पर बातचीत हो जाने के बाद वो अपनी गंभीर शक्ल लेकर डिम्पी के सामने कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कोर्ट जाना है। जज ने वकील सर को नोटिस भेज दी है हमारे डिवोर्स की डेट के लिए। रचित ने जैसे ही कहा डिम्पी का चेहरा उतर आया, साथ ही सरला जी का मन भी उदास हो उठा। वो इस मामले में रचित से कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि रचित पहले ही फैसला कर चुका था और अपनी मां को इस मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ही मना कर दिया था। इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, डिम्पी ने सपाट भाव से कहा और अपने कमरे में चली गई। यहाँ रचित और रिका दोनों रह गए थे। रिका रचित से कुछ कहने जा रही थी कि रचित उसे वही रोक देता। रिका, अगर तुम डिवोर्स के मैटर में कुछ बोलना चाहती हो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे करने दो प्लीज। ओके फाइन, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ, कहती हुई रिका ऑफिस के लिए निकल जाती। डिम्पी रेडी होकर नीचे आती है। रचित उसका कार में वेट कर रहा होता। डिम्पी कार में बैठ जाती और रचित कार स्टार्ट कर कोर्ट के लिए निकल जाता। दोनों के बीच रास्ते पर गहरी खामोशी थी, लेकिन उनके मन में शोर मचा हुआ था। न रचित अपनी खामोशी का राज डिम्पी के सामने खोल पाता और न डिम्पी अपनी खामोशी की वजह समझ पा रही थी। कार कोर्ट के सामने जा रुकी। रचित कार से उतरकर डिम्पी के लिए डोर खोलता। तब तक रचित के लॉयर उनके पास आकर कहते हैं, मैं आप दोनों का ही वेट कर रहा था। मैंने जज को आपके लिए ही आज खास रिक्वेस्ट करके ले आया हूँ।
वो तो आज काफी बिजी थे, अब जल्दी चलिए। वकील के कहने पर रचित और डिम्पी उनके पीछे पीछे चले गए। वो गलियारे से होते हुए सीधे कोर्ट के मुख्य हॉल में चले आए, जहां जज साहब, जो कि एक सख्त आदमी, वहां बैठे हुए थे। वो जिस जगह पर बैठे हुए थे उसी से दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि वही जज है जो उनके डिवोर्स का फैसला सुनाने वाले हैं। रचित और डिम्पी जज के सामने खड़े थे। उनके वकील ने बारी बारी से पेपर्स जज के सामने पेश करते गए। उस पेपर्स को ध्यान से देखने के बाद जज साहब अब बारी बारी से रचित और डिम्पी की ओर देखते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये आपका आखिरी फैसला है, जज ने रचित और डिम्पी से कहा। जज के कहने पर वो दोनों ही खामोश रह जाते हैं। अब की उनकी चुप्पी देखकर जज साहब वकील की ओर देखते हैं। वकील भी रचित के कानों में फुसफुसाते हुए कहता, अरे क्या कर रहे हैं आप मल्होत्रा जी? जज कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए वरना आज भी डिवोर्स नहीं होगा। वकील साहब के कहने पर रचित डिम्पी की ओर आशा से देखता है, जबकि डिम्पी की आंखें भी उसे ही देख रही होती है। उन दोनों को यूं एक दूसरे को देखता हुआ देख जज साहब कहते, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों एक दूसरे से डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इसे मेरे साथ नहीं रहना, एक तरफ रचित ने कहा, और इसे मुझसे पल्ला झाड़ कर यूएस जाना है, वो भी उस रिका के साथ। दूसरे तरफ से डिम्पी ने भी जवाब दिया, ओह रियली मिस देवयानी, वो तुम ही थी न जो मुझे डिवोर्स देने के लिए कोर्ट तक चली आई थी? रचित ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ लेकिन ये भी सच है कि तुम उस रिका के साथ यूएस जाने के लिए मुझे डिवोर्स देने के लिए मरे जा रहे हो, राइट? डिम्पी ने रचित को मुंह तोड़ जवाब दिया। वकील साहब उन दोनों की बहस पर अपना बाल खुजाने लगता, वही जज साहब शक्ति से कहते, ऑर्डर ऑर्डर, चुप हो जाए आप दोनों, ये कोर्ट है, कोई मछली बाजार नहीं। जज साहब उन दोनों को देखकर कहते, और वो दोनों चुप हो जाते हैं। जज साहब आगे कहते हैं, वकील साहब अपने ये किस तरह के क्लाइंट का केस लेकर आए हैं? इस केस में सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। जज साहब वकील को और उन दोनों को देखकर सख्त लिहाज में कहते हैं, सॉरी माय लॉर्ड, देखिए मिस्टर रचित मल्होत्रा एंड मिसेस देवयानी मल्होत्रा, आप दोनों को मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। कोर्ट का कीमती समय बर्बाद न करते हुए आपको सिर्फ 1 महीने का समय दिया जा रहा है डिवोर्स का। कोर्ट के तय समय पर आप दोनों को बुलाया जाएगा और फाइनल डिसीजन आपको बताना होगा, अंडरस्टैंड? कहते हुए जज साहब अपनी कुर्सी से उठते हुए वकील से कहते हैं, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा, दिस इज टू मच। कहते हुए जज साहब चले गए। उनके जाते ही वकील भी उन दोनों पर भड़क पड़ता है। सुन लिया न जज ने क्या कहा, अब मैं भी 1 महीने बाद ही आप दोनों से मिलूंगा। कहते हुए वकील भी चला गया। डिम्पी और रचित एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। डिम्पी पैर पटकती हुई कोर्ट से बाहर जाने लगी, वही रचित भी गुस्से से उसके पीछे चला गया। पूरे रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी थी। डिम्पी मेंशन पहुंचते ही गुस्से से अंदर आगे आगे बढ़ी जा रही थी। तभी रचित उसकी बांह पकड़े गुस्से से कहता, इतनी अकड़ दिखाकर कहाँ जा रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, समझी? रचित ने गुस्से से कहा, ओह रियली, मैंने कहा था मुंह में दही जमा कर रखो। सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, समझे? तुम भी जवाब दे सकते थे जज को, उन्होंने पर्सनली मुझसे तो क्वेश्चन नहीं किया था। डिम्पी ने भी उसी अंदाज में रचित से कहा। तभी सरला जी उन दोनों लड़ते झगड़ते हुए देख मन ही मन सोचने लगी, ये दोनों इतने गुस्से में क्यों है? लगता है डिवोर्स नहीं हुआ है, तभी दोनों पागल हुए जा रहे हैं। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो दोनों आपस में? सरला जी उनके पास जाकर कहती, क्या हुआ ये अपनी प्यारी बहू से पूछिए माँ। रचित ने डिम्पी की ओर तल्खी से कहा, बहू से पूछिए, इसका मतलब तुम दोनों का डिवोर्स आज भी नहीं हुआ। बेटा लगता है भगवान भी तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहते, अब तो डिवोर्स की जिद छोड़ दे बेटा। सरला जी खुश होती हुई कहती, माँ आप क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? मैं अब ऑफिस जा रहा, ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। रचित ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ सरला जी और डिम्पी रचित को जाते हुए देख निश्चिंत हो जाती और डिम्पी कोर्ट में हुई सारी बातें सरला जी को बता देती।
ऑफिस में रचित की मीटिंग खत्म होकर सभी एम्प्लॉय मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। रचित मीटिंग के वक्त कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए रिका ने सबके जाने के बाद उससे बात करने की सोची। रचित, आर यू ओके? तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। सब ठीक है ना? आई मीन तुम्हारा और डिम्पी का डिवोर्स। नहीं हुई डिवोर्स, रचित ने कहा। क्या डिम्पी ने सब कुछ कह दिया? रिका ने रचित से पूछा। नहीं रिका, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे नहीं लगता वो शायद कभी कह पाएगी, उसे तो खुद भी नहीं पता। रचित एक गहरा उच्छ्वास लिए कहा। ओके रचित, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ सोचती हूँ, रिका ने कहा। तभी रचित ने उसे रोका। नहीं रिका, कोई फायदा नहीं ये सब सोचने का, उसे वही करना होता है जो वो चाहती है। पर यहाँ तो डिम्पी को ये तक नहीं मालूम कि वो चाहती क्या है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, रिका ने कुछ सोचते हुए रचित से कहा। एनीवेज, मुझे आज यूएस के लिए अर्जेंटली निकलना होगा, तुम यहाँ का सब देख लेना, रचित ने उठते हुए रिका से कहा। ओके, यहाँ की टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो, मैं सब संभाल लूंगी, रिका ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा। रचित ड्राइवर को अपना सामान देकर कार शिफ्ट करने को कहता। ये क्या रचित, तुम घर नहीं जा रहे पैकिंग के लिए? रिका ने रचित को ड्राइवर को सामान देते हुए देख कहा। नहीं रिका, यूएस में मेरे काफी सामान पड़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान ही ले जा रहा हूँ, मैं कार में ही माँ से बात कर लूंगा, रचित ने कहा और रिका को बाय बोलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। भला ये क्या बात हुई बेटा, तू मुझसे बिना मिले ही यूएस चला गया? हाँ हाँ पता है, परसों तक आ जाएगा, लेकिन परसों पता है न क्या है? तेरे लिए खास नहीं, लेकिन मेरे लिए तो तेरे जन्मदिन से खास दिन और कुछ नहीं हो सकता, समझा तू? अब परसों तक तू घर आ जाना, ठीक है? रचित एयरपोर्ट जाते हुए सरला जी को कॉल कर बता देता है, जिससे सरला जी थोड़ी बहुत नाराज होती हैं, लेकिन बाद में मान भी जाती हैं। तभी डिम्पी भी सरला जी के कमरे में जाती हैं, और सरला जी उसे रचित के यूएस जाने वाली बात बता देती हैं। डिम्पी भी रचित की यूएस जाने पर उसका चेहरा उतर जाता है। अब बताओ बहू, ये क्या बात हुई? इस लड़के को अभी ही यूएस जाना था, कम से कम परसों तक तो रोक ही जाता। परसों तक? परसों क्या है आंटी जी? डिम्पी ने पूछा। अरे बहू, परसों तो रचित का जन्मदिन है और वह उसी दिन घर भी आ रहा है, सरला जी ने कहा। डिम्पी रचित की बर्थडे पर कुछ सोचने लगी और फिर अपने कमरे में चली आई। वाव, रचित का बर्थडे आ रहा है, इस बार मैं उसे एक ग्रैंड सरप्राइज पार्टी दूंगी जिससे वह बहुत ही खुश हो जाएगा। बेचारे को इन दिनों कितना परेशान किया मैंने, पर अब नहीं। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से ही एक्साइटमेंट होने लगी है। डिम्पी को रचित की यूएस जाने वाली बात सुनकर उदास हो गई थी, वही दूसरी ओर रचित की बर्थडे को लेकर चहक उठी थी, और उसने बहुत ही खास सोच लिया था। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।